द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। और 5वीं सदी के 5वीं सदी के आरंभ में आया था। तो बताइएगा कुमार पाल चरित का रचना 5वीं सदी में आया होगा तो 400 कुछ में आया होगा। कुमार पाल चरित का रचना कौन किया था? हेमचंद्र। कुमार पाल चरित का रचना कौन किया था? हेमचंद्र। और हमीर काव्य का रचना कौन किया था? न्यायचंद्र। हमीर काव्य का रचना कौन किया था? न्यायचंद्र। कुमार पाल चरित का रचना हेमचंद्र। हमीर काव्य का रचना न्यायचंद्र। और भोज प्रबंध के रचना कौन किया था? विल्लाह। भोज प्रबंध का रचना किसने किया था? विल्लाह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैनसोंग यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया। हर्षवर्धन के समय 629 में आया था। जिसने सी यू की रचना की थी। सी यू की रचना कौन किया था? हेनसोंग। सी यू की रचना कौन किया था? हेनसोंग। भारत कब आया था? 629 में। भारत कब आया था? 629 में। और इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? 138 देशों का विवरण मिलता है। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इन टू का अर्थ होता है अर्धचंद्राकार नाम देता है। जो वाटर्स के अनुसार वह भारत को क्या नाम देता है? इन टू का अर्थ क्या होता है? अर्धचंद्राकार नाम देता है। वैनसोंग ने मित्र विली ली ने वैनसोंग की जीवनी लिखी। वैनसोंग का जो मित्र था उसका नाम था हुई ली। क्या नाम था? हुई ली ने उनकी जीवनी लिखी है। किसकी? हेनसोंग। इसने हर्षकालीन राजनीतिक के साथ साथ धर्म रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इन्होंने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। क्योंकि वैनसोंग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था, इसलिए हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म रीति रिवाज और समाज का वर्णन किया है। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इत्सिंग जो कब आया था? 7वीं शताब्दी में भारत आया था तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। तथा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन कौन किया था? इत्सिंग। अब अरबी लेखक है ये सुलेमान। अरबी लेखक सुलेमान 9वीं शताब्दी में। किसके समय आया था? ये नहीं दिया है, लेकिन इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था भारत। जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। 7वीं शताब्दी किसको कह सकते हैं? वही 629 630 उसी के आसपास। तो उसमें तो हर्षवर्धन था। पूरा थोड़ी हर्षवर्धन था। पूरा 630 से 45 तक था। सुलेमान अरबी लेखक था। वह 9वीं शताब्दी में भारत आया था। सुलेमान अरबी लेखक था। वह 9वीं शताब्दी में भारत आया था। तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में कौन लिखा है? सुलेमान। किसके बारे में लिखा है? पाल एवं प्रतिहार के बारे में लिखा है। अल बरूनी मोहम्मद गजनी का समकालीन था तथा तहकीक हिंद को हम किताब उल हिंद भी बोलते हैं। तहकीक हिंद को हम किताब उल हिंद बोलते हैं। की रचना किया था। ठीक है, तो बोलेगा किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना कौन किया था? अल बरूनी किया था, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। इन लेखकों के अतिरिक्त इसी बुक के ही लिखा है कि कहा बोला गया है कि पहले हिंदू को भी मुस्लिम कन्वर्ट करता था इसी के हिसाब से। बताइएगा इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों को कयुंगर तथा तयुंगर से भी भारतीय इतिहास का कुछ जानकारी मिलती है। बोले कयुंगर और तयुंगर पुस्तक लेखक कौन है? तारानाथ। तारानाथ और तयुंगर पुस्तक लेखक कौन है? तारानाथ का कैसा लेखक था? तिब्बती लेखक था। ठीक है, तारानाथ। अब आइए पुरातात्विक स्रोत। अब तो लेखक के बारे में पढ़ लिए, अब पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो बताइएगा सब इस लेखक के बारे में पढ़े तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन कौन किया था? इत्सिंग। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन कौन किया था? इत्सिंग ने किया था। बोलेगा वैनसोंग भारत कब आया था? 629 भारत कब आया था? 629 में। शताब्दी बोलेगा था 7वीं शताब्दी बोलेगा था 7वीं शताब्दी में भारत आया था। और कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देश का। कितने देशों का? 138। वैनसोंग ने भारत को क्या बताया था? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। ठीक है। फूको की पुस्तक के लेखक इफायान। फूको की पुस्तक के लेखक फयान किस काल में भारत आया था? 5वीं काल में। किस काल में आया था? गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में किसके समय? गुप्त शताब्दी बोलेगा 5वीं शताब्दी प्रारंभ में। 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में आया। ठीक है जी। चलिए अब ये पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला,
भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख आ जाएगा, सिक्का हो गया, सम्मारक हो गया, मूर्ति, चित्रकला, भौतिक अवशेष, ये सब जो आते हैं ये आते हैं पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक शास्त्र का पितामह कहा जाता है। बोलेगा सर था रे अलेक्जेंडर। होमवर्क होमवर्क के था ना रहना ये। ये पेज ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक स्रोत का पितामह कहा जाता है। लिखे नहीं थे, लिख के लाए थे। हाँ था नंबर कनिंग था नहीं देखे हम तो। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कनिंघम भारतीय था। पुरातत्व शास्त्र का अच्छा पितामह कहा क्वेश्चन जाता है, है। इसीलिए ठीक है, दिमाग नहीं लगा। पितामह कहा जाता है। अब ये अभिलेख, अभिलेख क्या होता है? जो लेख मुहर, प्रस्तर, स्तंभों और स्तूपों और चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। जो कहीं ताम्र पत्र पर, परस्तर पर, स्तंभ पर, जहाँ चट्टानों लिखा हुआ पर। मिलता है ना, उसको अभिलेख कहा जाता है। ठीक है। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख का अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख का अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पोलियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, बोलेगा अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पोलियोग्राफी कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स भारत के प्राचीनतम सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? पंचमार्क या हाथ सिक्के। साहित्य में इन सिक्कों को करसापन कहा गया है। साहित्य में इन सिक्कों को क्या कहा गया है? करसापन कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी और सोने और शीशे के बनते थे। जी। पुराने सिक्के किसके बने होते थे? तांबे, चांदी, सोने, शीशे। जी। तांबे, चांदी और सोना और शीशा के बना होता था पुराना पुराने सिक्का। सिक्के। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लेखित मिलती थी। ठीक है, उन पर क्या मिलता था? राजाओं के तिथि, नाम, उल्लेख मिलता था। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? कुषाण राजाओं ने। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त को एक सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया दिखाया गया। गया है। सतवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। बोलेगा शीशे के सिक्के कौन से? सातवाहन। सातवाहन शासक जारी किए थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। चांदी गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। अब आइए अभिलेख। अभिलेख मोहर, प्रस्तर, स्तंभ, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। सबसे अधिक अभिलेख किस संग्रहालय में? मैसूर संग्रहालय। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, सबसे अधिक अभिलेख कहाँ है? मैसूर संग्रहालय में। मौर्योत्तर युग और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम के नामक में ग्रंथ में संकलित है। बोलेगा मौर्योत्तर युग और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। जी। अभिलेख में प्रयुक्त लिपियां 4 प्रकार की लिपि होती थी। पहली होती थी प्राकृतिक लिपि। प्राकृतिक लिपि आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में मिलता है। प्राकृतिक लिपि जो है आरंभिक अभिलेख जो होता है वो प्राकृतिक भाषा में मिलता है। और दूसरा होता है ब्राह्मी लिपि। आपका यहाँ कैमरा क्या रहा है? ठीक दूसरा से। क्या है? ब्राह्मी ठीक है। लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि। यह लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ठीक। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिलती है और यह लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब आइए तीसरा क्या है? खरोष्टी लिपि। तीसरा क्या है? खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में मिलती है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यूनानी एवं अरमाइक लिपि। अब आइए चौथा लिपि आएगा यूनानी एवं अरमाइक लिपि। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख इन लिपियों में प्रयोग हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख इन लिपियों में कौन सा लिपि में? यूनानी और अरमाइक लिपि में। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ एवं टोपरा। मेरठ के शिलालेख कहाँ? उत्तर प्रदेश। टोपरा शिलालेख कहाँ? हरियाणा में मिले हैं। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के अशोक के 2 शिलालेख मेरठ उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा मिले हैं जिन्हें दिल्ली लाया गया।
इन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिसेप ने इन शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। अशोक के सर्वप्रथम शिलालेख को किसने पढ़ा था? ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। तो वही तो दिया, अशोक के 2 शिलालेख मेरठ और कपड़ा शिलालेख को दिल्ली लाया गया और उसी को ही पढ़ा था दिल्ली में आके। 1837 जेम्स। अब आइए कुछ शासक और अभिलेख बताना है, ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती अभिलेख है और समुद्रगुप्त बताइए। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन से। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। और भित्री स्तंभ लेख का संबंध है भित्री स्तंभ लेख का संबंध है स्कंदगुप्त से, ठीक है, स्कंदगुप्त के। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख बोलेगा था कलिंगराज, ठीक है, कलिंगराज एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किस वंश से? चालुक्य वंश से। ग्वालियर प्रस्ती राजा भोज, ग्वालियर प्रस्ती राजा भोज कौन वंश से था? राजा भोज प्रतिहार वंश से। राजा भोज किस वंश से था? प्रतिहार वंश से। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। मधुबन एवं वांसव खेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन, मधुबन एवं वांसव खेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन कौन वंश से था? वर्धन वंश से। वर्धन कौन वंश से था? वर्धन वंश से। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर परस्ती यशोवर्मन, मंदसौर परस्ती यशोवर्मन, या मालवा नरेश था। कौन नरेश था? मालवा नरेश। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री सतवाहन वंश से। कौन वंश है? नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री कौन सा वंश है? सतवाहन वंश से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सांस्कृतिक भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सांस्कृतिक भाषा में प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशन द्वितीय को एहोल अभिलेख उसके द्वारा रवि कीर्ति द्वारा रचित था। बोलेगा पुलकेशन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख था वो रचना कौन किया था? रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख का रचना कौन किया था? रवि कीर्ति किया था। अशोक के प्रयोग स्तंभ लेख में करुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख में करुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती की रचना उसके संधि विग्रह हरिसेन ने की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती की रचना उसके संधि विग्रह हरिसेन ने किया था। यहाँ तक खत्म, 5 तारीख तक क्लियर है। 5 तारीख तक क्लियर। देख हमारा वीडियो बनी खतरनाक बनी। यहाँ तक मेरा बना पुलाड़ी तक, यहाँ तक मिला भाई। तमने कम बका देखो। अब आइए दर्शन कर।